ज़हीर ने उन सब को भी जेल का सारा नक्शा महबूबा के घर के रास्ते की तरह अज़बर करवा दिया था। वो चारों जेल का चुंगल और दरिया पार करते दो मुख्तलिफ समतों से उस पुराने बंद कमरे के अहाते में पहुंच चुके थे, जहां शायद कभी कैदियों के लिए वॉलीबॉल या ऐसे ही किसी दूसरे खेल का मैदान बनाया गया होगा। क्योंकि कुछ पुराने जाल और बांस मैदान में बारिश के पानी में तैरते नजर आ रहे थे। ज़हीर की सीटी सुनकर वो चारों बेताबी से हमारी तरफ लपके थे और तभी दूर किसी ऊंचे बुर्ज से मुहाफिज ने निशाना लगाया। सन्नाटे में गोली की आवाज़ आसपास के पहाड़ों से टकराई और संतोष के सीने से खून का फवारा बह निकला। कुंदन ने चिल्लाकर उसे पुकारा, ओ यार संतोष! उसी लम्हे बुर्ज से कोई। ज़हीर ने फिर सीटी बजाई। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। संतोष के मुंह से आखिरी जुमला निकला, जे संतोष माँ, और उसकी सांस थम गई। बख्त खान और बग्गे ने लम्हे भर में जोर लगाकर पुराने कुएं की जाली उखाड़ फेंकी और कुंदन समेत सभी की आंखों में आंसू थे। ज़हीर ने उन्हें सहारा दिया। संतोष की बस इतनी ही लिखी थी, जल्दी करो, वो लोग पहुंचते ही होंगे और अगर हम यहाँ से डर लिए गए तो संतोष की कुर्बानी भी रायगा जाएगी। चलो शाबाश। वो सब एक एक करके नीचे कूदते गए। मेरा नंबर आखिरी था। मेरी नज़र कुएं में उतरते एक लम्हे के लिए बेजान पड़े संतोष की तरफ उठी तो मुझे लगा मौत उसका सर अपनी गोद में लिए बैठी है और थपकते हुए कह रही है, तुम्हारी और मेरी मुलाकात यहीं तय थी, फांसी गार्ड की सूली पर नहीं। खुश आमदीद प्यारे। बरसों से बंद कुएं में घुटन, हबस और सीलन की बू थी। ज़हीर ने उतरते ही चिल्लाकर सबको हुक्म दिया, दाएं जानिब दौड़ते जाओ। उसी कुएं के नीचे लोहे का वो कद आदम दी हुई जंग ज़दा पाइप था जो कभी जेल की नकासी की वाहिद लाइन हुआ करता था। हम अंधेरे में टामिक टुइयां मारते लड़खड़ा कर गिरे तो ज़हीर ने अपने कुर्ते की जेब से छोटी सी टार्च निकाल ली जो उसने जाने कब से छुपा रखी थी। हम सब ज़हीर के पीछे भागते रहे। अचानक पाइप से अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे दूर कहीं सीटियां बज रही हो। शायद जेल के मुहाफिज हमारे ताक़ुब में आ पहुंचे थे और फिर तेज़ हवा के साथ बांसुरी की फूंक जैसी सरसराती आवाज़ गूंजने लगी। पाइप लरज़ रहा था। हम सब घबरा कर रुक गए। ज़हीर ने पाइप की दीवार से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की और फिर उसके चेहरे से सरासीगी फैल गई। एक दूसरे को मजबूत से थाम लिया। ज़हीर ने चिल्लाकर कहा, पानी का बहुत बड़ा रेला आ रहा है। हमारे होश उड़ गए। पीछे जेल के पहरेदार पाइप में उतर चुके थे और सामने से सैलाबी पानी का तेज रेला हमारी तरफ बढ़ रहा था। शायद नदी का बंद टूटने से पानी इस लाइन में भी दाखिल हो गया था। ऐसे लगा जैसे बहुत से जंगली घोड़े हमारी तरफ दौड़ते आ रहे हैं। हम पांचों ने अपनी हथकड़ियों वाले हाथ एक दूसरे के हथकड़ियों में अटका कर सख्ती से एक दूसरे को जकड़ लिया। पानी के रेले के साथ ही एक बड़ी सी लोहे की ढक्कन नमा जाली तेजी से लड़कती कड़ाबाजियां खाती हमारे करीब से गुजर गई। अगर हम सब होशियार न होते तो इसकी एक ही ज़रब हमारे शदीद जख्मी करने के लिए काफ़ी थी। हमने खुद को पाइप की दीवार के साथ तकरीबन चिपका लिया था, लेकिन फिर भी सरिये का एक कोना बख्त खान के माथे को छूता गुजर गया। बख्त खान के सर से निकलती खून की फवार ने कुंदन की कमीज रंगीन कर दी और लोहे का द्यूहेकल ढक्कन आगे जाकर पाइप के एक तंग हिस्से में अटक गया, जिससे रास्ता तकरीबन बंद हो गया। लेकिन फराटे मारता नदी का पानी जिस तेजी से पाइप में जमा हो रहा था, उससे यही लगता था कि कुछ ही देर में हम मुकम्मल डूब जाएंगे। बख्त खान के सर से खून तेजी से बह रहा था। उसकी हालत ठीक नहीं थी। बग्गा और कुंदन उस सहारे दिए पानी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पाइप शैतान की आंत की तरह तवील होता जा रहा था। अचानक दूर कहीं गार्ड के चिल्लाने और फायरिंग की आवाज़ आने लगी। ज़हीर ने पलट कर देखा। पानी हमारी कमर से ऊपर आ चुका था। लगता है बड़ी जाली ने उनका रास्ता रोक लिया है, लेकिन वापस पलटने वाले पानी का रास्ता कोई रोक नहीं पाएगा। हिम्मत करो, मंजिल बहुत करीब है। लेकिन मंजिलें अगर इतनी आसानी से करीब आने लगे तो इन्हें मंजिल कौन कहे। हमारे बस में सिर्फ रास्ते होते हैं, मंजिलें तो हम अपनी राह खुद चुनते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो राह हमारे रास्ते से भी जुड़ी हो। यकायक पीछे से कुछ लोगों की एक दूसरे को खबरदार करने की मध्यम सी आवाज़ उभरी और फिर किसी अजदहे की तरह लहराता बल खाता एक बड़ा रेला
पिछली समझ से पलटकर हमारी तरफ लपका। हमारे कदम उखड़ गए और पानी हमें तिनकों की तरह बहाकर पाइप की दीवारों से पटखता, शोर मचाता इस तेजी से आगे बढ़ा कि सबकी हवास ही मुअत्तल हो गई। तभी सामने से चांद की रोशनी में बरसती बारिश की बूंदें दिखाई दीं और हम पांचवें पाइप के बाहर निकलते खुले हिस्से से तकरीबन उड़ते हुए यूं बाहर निकले, बाहर खुली नदी में जा गिरे जैसे तोप के खुले दहान से गोला निकलकर दूर जा गिरता है। नदी के पानी ने हमें मजीद कुछ पटखियाँ दी और एक तेज़ रेले ने हमारे लड़खड़ाते घायल जिस्म मुख्तलिफ समतों में किनारे पर पटक दिए। कुछ देर हम वहीं बेसुध पड़े गहरे गहरे सांस लेते रहे। फिर पहले ज़हीर ने करा कर करवट बदली और अंधेरे में समत का अंदाज़ा लगाकर 3 मरतबा छोटी छोटी सीटियाँ बजाई। कुछ देर सन्नाटा सा तारी रहा। ज़हीर ने फिर सीटी बजाई तो उसे लम्हे कहीं दूर से वैसी ही सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और चंद जुगनों से बारिश में चमकते नजर आए। शायद उनके हाथों में जलती बुझती टार्चें थीं। ज़हीर के साथ वहां पहुंच चुके थे और इनके पास चंद थैले थे और फिर कुछ ही देर में हमारे हथकड़ियों से आज़ाद थे। एक बड़े से लोहे के कटर ने आईनी चोटियों को कांच की तरह रेजा रेजा कर दिया था। वो हमारे लिए 6 जोड़े कपड़े और नए जूते भी लेकर आए थे, मगर अब सिर्फ 5 की ज़रूरत थी। छठा संतोष तो दुनिया की हर सूरत से आज़ाद हो चुका था। ज़हीर ने हम सब की वर्दियाँ और हथकड़ियाँ फेंकने के बजाय एक थैले में खुद जमा कर लीं और जेल वाले स्लीपर्स तो पहले ही पानी के रेले में बह चुके थे। ज़हीर ने एक नंबर दोहराया, इसे तुम सब अच्छी तरह रट लो, मेरा नंबर रहेगा, लेकिन शदीद ज़रूरत की सूरत में ही राब्ता करना। और एक ज़रूरी बात, अगले 3-4 महीनों तक अपने घरों का हरगिज़ रुख न करना। ये लोग सबसे पहले वहीं छापा मारेंगे। अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा साथियों। कहीं दूर अंधेरे में बिजली चमकी, बादल चिंगाड़े। हम सब तारीकी में खड़े एक दूसरे को शायद आखिरी बार देख रहे थे। फिर सबसे पहले बग्गे ने आगे बढ़कर ज़हीर को गले लगाया। जिਉਂਦਾ रह जवाना, तेरी बड़ी याद आएगी, वाह गुरु दिसों। फिर हम सभी एक दूसरे से गले मिले कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं हुआ करते। कुंदन बख्त खान की मरहम पट्टी के बाद भी बेहद निढाल लग रहा था। उसने इसे पेशकश की कि वो उसको साथ ले चलेगा, मगर बख्त खान ने इनकार कर दिया। ज़हीर ने हम सबको अपने अपने साथियों की लाई एक मोटी बड़ी नोटों की गड्डी थमा दी। ये आगे तुम लोगों के काम आएगी, अब चलने की करो। कुछ घंटों के बाद पुलिस सारे इलाके की नाकेबंदी कर देगी। हम सबको अपनी अपनी समत रवाना होगा। मैं भी जंगल की तरफ से आगे बढ़ूंगा। मेरे साथी पक्की सड़क से जाएंगे, लेकिन हम में से कोई सड़क इस्तेमाल नहीं करेगा। पहरेदारों की पहरे सबसे पहले पुख्ता सड़कों ही पर लगे होते हैं। हम जितना ज़्यादा वीरानों में एक दूसरे से दूर रहकर चलेंगे, हमारे बचने के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होंगे। मेरे साथी आज रात आराम से इन्हें उलझा रखेंगे। वो यही समझेंगे कि हम अपनी मददगारों के साथ किसी गाड़ी में फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे साथ उन्हें तासर भी यही देंगे, ना कि तोड़ कर भी और रफ्तार की आखिरी हद तक जाकर भी। लेकिन जब तक ये लोग किसी नाके पर धर नहीं लिए जाते या पुलिस को चकमा देकर निकल नहीं जाते, वो इन्हीं के पीछे लगे रहेंगे। और यही वक्त है कि हमारे लिए सुबह से पहले कोई मुहाफ़िज़ पनाह का ढूंढना का कोशिश करना कि दिन की रोशनी में कम से कम सफ़र करो। चलो फिर सबको अलविदा। हम सब पलटते पलटते एक लम्हे रुक गए और फिर एक दूसरे से हाथ मिलाकर किसी कमान से निकले अंधे तीरों की तरह 6 सिमतों में बढ़ गए। तेज़ बारिश, अंधेरा, कीचड़, पथरीला रास्ता और जंगल, कदम कदम पर ठोकरें, दरबदरी। मेरा जीवन भी तो इस बरसती रात ही की तरह था। मैं भागता रहा। कभी ऐसी ही दौड़ मुझे जबरूत के सहरा में दौड़नी पड़ी थी। सिर्फ वक्त और मुकाम बदला था। अचानक बिजली कड़की और मुझे कुछ फासले पर अंधेरे में 2 स्टील की पटरियां चमकती नजर आईं। दूर कहीं वही मानूस सी सीटी गूंजी। ये मालगाड़ी की गुजरने का वक्त था। मैंने ये सीटी कितने साल बंद बैरकों और काल कोठरियों में घुट घुट कर सुनी थी। आज वही मालगाड़ी किसी पुराने दोस्त की तरह बाहें फैलाए मेरी तरफ दौड़ी आ रही थी। मेरी रफ्तार दुगनी हो गई। मैं चंद लम्हों में पटरी के करीब पहुंच चुका था।
مال گاڑی کے آخر میں وہ چھوٹا سا بالکنی نما کھلا حصہ تھا جسے عام فہم زبان میں تانگا بوگی کہتے ہیں۔ میں نے لگاتار بھاگتے ہوئے بوگی کی ریلنگ پر ہاتھ ڈالا اور تیسری کوشش میں مال گاڑی پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میری سانسیں دم نکلنے کی حد تک پھپھی پھولی ہوئی تھیں۔ مجھ میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ کھلے حصے سے اٹھ کر اندر جانے کا راستہ ڈھونڈ لوں۔ وہیں لیٹا سانسوں کی دھونکنی معمول پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ آسمان نے آج شاید ایک ہی بار پورا برس جانے کی ٹھان لی تھی۔ بادل زور سے گرجا اور مجھے دور پیرانے میں کہیں گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ گہرے سناٹے میں کچھ ہلچل سی مچی ہوئی تھی اور پھر بجلی چمکی تو لمحے بھر کے لیے سارا منظر واضح ہو گیا۔ نڈال لڑکھڑاتا بخت خان دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اچانک فضا میں کچھ خونخوار کتوں کے بھونکنے کی آواز گونجی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ مال گاڑی چکر کاٹتی اسی طرف آ نکلی تھی جو بخت خان کی سمت تھی۔ اس واقعی دنیا گول ہے اور یہ گولائی ہمیں بار بار کسی دائرے کی طرح ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ بخت خان سر کی چوٹ کی وجہ سے پہلے ہی نڈال تھا اور اب شاید وہ اپنی کچھ آخری بچی سانسیں جمع کر کے یہ جان کی بازی کھیل رہا تھا۔ جیل کے محافظ تو اس سے کافی دور تھے، لیکن وہ شکاری کتے اندھیرے میں اپنے شکار کی بو پر بجلی کی سی تیزی سے لپک رہے تھے۔ مجھے دوڑتی ٹرین سے یہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ بخت زیادہ دیر اس آفت سے خود کو بچانے نہیں پائے گا۔ میں نے چلا کر بخت خان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بخت خان ادھر۔ بخت نے چونک کر مجھے بھاگتی گاڑی سے ہوا میں ہاتھ لٹکائے دیکھا اور ایک نئی عزم سے میری طرف لپکا۔ یہ امید بھی کیسے کیسے کرشمے دکھاتی ہے، مرتے دم توڑتے کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ وہ سر پر میری طرف بھاگا مگر ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گیا۔ میں نے خود کو تقریباً ہوا میں معلق کر کے ہاتھ مزید آگے پھیلا دیا۔ ایک ذرا سا بھی جھٹکا مجھے بوگی سے اٹھا کر نیچے لوہے کی پٹریوں پر پٹک سکتا تھا۔ کتے غراتے بھونکتے بخت کی طرف لپک رہے تھے اور بخت خان ہمت کرو، میں چلایا۔ بخت خان اٹھ کر پھر بھاگا۔ فضا میں گولی کی آواز گونجی۔ بخت چیخا، تم اندر جاؤ، مارا جائے گا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا رکھا تھا۔ تھوڑی سی ہمت کرو، میں تمہیں اوپر کھینچ لوں گا۔ بخت نے آخری بار بھاگتے ہوئے خود کو زور سے آگے دھکیلا اور اس کا ہاتھ میری گرفت میں آ گیا۔ میں نے پل بھر میں خود کو سمیٹ کر اپنی پوری قوت سے اسے اوپر کھینچ لیا۔ وہ تانگا بوگی کی فرش پر ایسے آ گرا جیسے کوئی پرانا مضبوط شیطی ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے۔ مال گاڑی کی رفتار بڑھتی رہی اور ہم وہیں کھلے آسمان تلے پڑے تھے۔ بخت کے سر سے بہتا ہوا خون پھر سے جاری ہو چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کی پٹی بنائی اور ایک بار پھر اس کا سر باندھ دیا۔ بخت کو شدید بخار تھا، اس کا جسم تپ رہا تھا۔ گاڑی ویرانے میں دوڑتی رہی اور بنا کسی اسٹیشن پر رکے صبح تڑکے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آسمان پر بادل کھلنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے سویر کا مرگجا سا اجرا زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اچانک گاڑی کی رفتار دھیمی پڑنے لگی۔ بخت خان ابھی تک بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے دور ایک چھوٹے سے اسٹیشن کے آثار نمودار ہوتے دیکھے تو اسے جھنجھوڑا، اٹھو بخت خان، ہمت کرو، ہمیں یہیں اترنا ہوگا۔ بخت کرایا، تم اتر جاؤ یار، ہمارے ساتھ خود کو خوار مت کرو ورنہ تم بھی مارا جائے گا۔ جاؤ خدایا پائیمان۔ لیکن میں نے بخت کی انسنی کر دی۔ انجن پلیٹ فارم میں داخل ہوا تو میں بخت کی شانوں سے تھامے پچھلی طرف پلیٹ فارم سے کافی فاصلے پر اتر گیا۔ دور کسی گاؤں سے فجر کی اذانیں سنائی دے رہی تھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں نے اطمینان کیا کہ کوئی ہمیں جاتا دیکھ تو نہیں رہا، مگر پلیٹ فارم ویران پڑا تھا۔ انجن کے قریب ایک دو ریلوے اہلکار شاید ڈرائیور کے ساتھ کھڑے کچھ انتظامی معاملات کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر پلیٹ فارم دھند اور کہرے کی اتنی دبیز طے میں ڈوبا ہوا تھا کہ ان کا ہماری طرف متوجہ ہونا مشکل تھا۔ بخت کی حالت
बिगड़ती जा रही थी और रोशनी होने से पहले हमारा किसी महफूज पनाहगाह तक पहुंचना लाजमी था। अचानक बख्त लड़खड़ाया और मेरी नज़र सामने स्टेशन की तकरीबन मिट्टी हुई सीमेंट की तख्ती पर लिखे नाम पर पड़ी, सहारनपुर। ज़हन में एक झटका सा हुआ। ये नाम तो मैं योगी से कई बार सुन चुका था। यही योगी का आबाई गांव था और यहीं से उसने अपने उस्ताद हकीम की ज़ेर निगरानी हिकमत का आगाज़ किया था। मेरे ज़हन में बैक वक्त कई कूंदे लग के उफ़, क्या नाम बताया था योगी ने अपने हकीम उस्ताद का। मैं बार बार ज़हन झटक कर याद करने की कोशिश करता, लेकिन ज़हन से वो नाम बिल्कुल ही महव हो चुका था। मैं बर्फ़ स्टेशन की पहली तरफ लगी लोहे की एक फाटक नमा जाली के कतरे खुले हिस्से में से बाहर निकल आया, जो शायद आने वालों ने अपनी सहूलत के लिए जोर लगाकर और सलाखों के दरमियान फासला पैदा करके बनाया था। दूर कहीं आबादी के आसार तो नज़र आ रहे थे, मगर सामने जाती कच्ची पगडंडी नमार सड़क और रास्ते भी धुंध में डूबा हुआ था। मैं अभी सोच ही रहा था कि अपने बहुत करीब किसी आवाज़ सुनकर उछल सा पड़ा। किधर जाओगे बाऊजी, क्या रात वाली गाड़ी से उतरे हो? एक पक्की उम्र का तांगे वाला हाथ में छांटा लिए मेरे करीब ही खड़ा था। वो दूर खड़े अपने तांगे से चलकर मुझ तक कब पहुंचा, धुंध में मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तो हम रात ही को गए थे, मगर मेरे साथी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए स्टेशन के मुसाफिर खाने में रुकना पड़ा। तुम किसी अच्छे डॉक्टर या हकीम को जानते हो इस इलाके में? तो हमें ले चलो, वहाँ दवा लेनी है। तांगे वाले ने परेशानी से बख्त खान की तरफ देखा। डॉक्टर इधर कहाँ मिलेगा बाबूजी, बस 2-4 हकीम और पुराने वईद हैं। बोलो तुम उनमें से किसी के पास ले चलूँ? अपना वईद नथुराम है, हकीम साबिर है, हकीम याकूब, पर वो अब मरीज़ नहीं देखता। मेरे जहन में जमाका सा हुआ। हाँ, हकीम याकूब, पर वो अब मरीज़ नहीं देखता। मेरे जहन में जमाका सा हुआ। हाँ, हकीम याकूब, तुम हमें वहीं ले चलो, बड़ी शोहरत सुनी है हमने उसकी। योगी ने अपने उस्ताद का यही नाम बताया था। मगर जी, हकीम याकूब अब मरीज़ नहीं देखता, बहुत बूढ़ा हो गया है और चिड़चिड़ा भी, शायद सठिया गया है बेचारा। कहो तो हकीम उल्फत के पास ले चलो, उसे थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी दुआओं की भी समझ है। नहीं, तुम हकीम याकूब के पास ही ले चलो, हमें आज ही अगली गाड़ी से वापस भी लौटना है। अब इतनी दूर आए हो तो हकीम साहब से मिलकर ही जाएंगे। तांगे वाले ने हथियार डाल दिए। जैसे आपकी मर्जी जनाब, 50 रुपये होंगे अगर पूरा तांगा करवाएंगे तो, वरना एक सवारी का मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम चलो, तुम्हें पूरा किराया मिल जाएगा। तांगे वाला खुश हो गया। चलो फिर, सो बिस्मिल्लाह जी। कुछ ही देर में हम धुंध और कहरे में डूबे सड़क पर रवां दवां थे। फ़ज़ा में काफ़ी खुन्नकी की थी। सुबह सवेरे वो दूर बसा गाँव किसी पेंटिंग की तरह दिखाई दे रहा था। सुबह की मलाइमत वैसे भी बहुत सी चीज़ों को करख्तगी कम कर देती है। शायद धूप में यही रास्ते दरो दीवार चिंगारते महसूस होते हैं। कुछ ही देर में हम चंद तंग गलियां और चौबारे तय करने के बाद एक पुराने से घर के दरवाजे पर खड़े थे। मेरे लाख मना करने के बावजूद तांगे वाले ने दरवाजे पर दस्तक दे डाली। तीसरी दस्तक के बाद अंदर से झुंझलाई हुई एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। किसको मौत आई है, इतनी सुबह सवेरे आता हूँ? बाहर से तांगे वाला हंसा। मैं हूँ अलमू, हकीम जी, तुम्हारे परौने मेहमान लेकर आया हूँ। अब तो ज़ुकाम वाली पुड़िया मुफ्त में दोगे ना मुझे? अंदर कदमों की आवाज़ आई और फिर मोटा सा चश्मा आंखों पर लगाए एक कमज़ोर नहीफ से शख्स ने दरवाज़ा खोला। किसे लाए हो? मैं अब मरीज़ नहीं देखता, तुमने बताया नहीं इन्हें? अलमू की जगह मैंने जवाब दिया। इसने बताया था, मगर मेरे दोस्त की हालत बहुत ख़राब है और हम घर से यही नियत करके निकले थे कि हकीम याकूबी से इलाज करवाना है। हकीम ने सर से पैर तक हम दोनों को गौर से देखा और फिर कुछ मशकूक से लहजे में पूछा, कौन हो तुम लोग? मैंने जवाब देने से पहले अलमू को 50 रुपये देकर फारिग किया। वो मुसर था कि हमें वापस स्टेशन भी वहीं छोड़ेगा। बड़ी मुश्किल से जान खुलासी करवाई। हकीम गौर से हम दोनों को देख रहा था, ख़ास तौर पर जब मैंने तांगे वाले को अदायगी के लिए एक बड़ा नोट थमाया, जिसकी रेज़गारी वापस करने में अलमू की जेब खाली हो गई। तांगे के जाने के बाद मैं हकीम
یعقوب کی طرف مڑا۔ حکیم نے لرزاتی آواز میں پوچھا، تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ میں نے چند لمحے حکیم کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر دھیرے سے کہا، آپ کے شاگرد اسلم یوگی نے۔ میری زبان سے اسلم یوگی کا نام سنتے ہی حکیم اچھل پڑا۔ اس کی نظر سیدھی میری کلائیوں میں پڑی ہتھکڑیوں کے داغوں پر گئی۔ وہ گھبرا کر بولا، تم؟